हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विद मैजिक में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग पीजीटी हिस्ट्री के लिए झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइएगा, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 5 तक कर लिया है, आठ पार्ट 6 होगा। ठीक है, तो फिर चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है, आज हम लोग करेंगे पार्ट 6। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? इब्राहिम खां गर्दी, हाकिम खान, दर्दी बेग या मोहम्मद लोदी? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, हाकिम खान होगा। ठीक है। हल्दी घाटी की युद्ध की हम बात करें तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है हुआ था 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच? मुगल और किसके किसके बीच? मुगल और महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच में। तो मुगल की ओर से सेनापति कौन थे ये पूछा जाता है पेपर में। आसफ खान और कौन थे? राजा मानसिंह, राजा मानसिंह, ये हुए मुगल के सेनापति। और महाराणा प्रताप के सेनापति तो हाकिम सूर खान थे। ठीक है। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप हार जाते हैं, लेकिन कभी भी वो, जब तक वो जीवित रहे, मुगलों की अधीनता कभी भी वे स्वीकार नहीं किए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे महाराणा प्रताप पे प्रकाश डालना जरूरी है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी। महाराणा प्रताप जो है गद्दी पे बैठते हैं 1572 ईस्वी। और 1572 ईस्वी से अगर आपको याद होगा तो अकबर ने 1572 ईस्वी में ही क्या किया था? गुजरात विजय की थी, है ना। गुजरात विजय की थी। और तब इधर क्या हो रहा था? सिसोदिया वंश के राजा महाराणा प्रताप गद्दी पे बैठते हैं, है ना। और सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाने वाले कौन थे? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाने वाले, शुरू करने वाले यही थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बाद कौन शुरू करते हैं गुरिल्ला युद्ध? मलिक अंबर, है ना। उसके बाद पूछा जाएगा कौन करते हैं, तो शिवाजी। और शिवाजी के बाद अंतिम रूप से बाजीराव प्रथम गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ क्रम से देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले किसने किया था? तो महाराणा प्रताप। अगर आपसे क्रम पूछा जाएगा, महाराणा प्रताप। उसके बाद किसने? मलिक अंबर, है ना। मलिक अंबर जो दक्षिण भारत के शासक थे। उसके बाद किसने प्रयोग किया? शिवाजी ने। उसके बाद किसने? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने, है ना। ठीक है। बाजीराव प्रथम का 1720 से लेकर के 1740 तक शासन रहा, मात्र 20 साल, है ना। और इनका कहना था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था कि मेरे घोड़े की टाप जो है अटक से लेकर कटक तक सुनाई देती है। अटक कहाँ है? पेशावर में है ना। और कटक कहाँ है? आपको बखूबी मालूम होगा, ये उड़ीसा में है। तो अटक से लेकर कटक तक घोड़े की टाप सुनाई पड़ती है। किसने, किसका कहना था? बाजीराव प्रथम का कहना था। ठीक है, अब हम चले अगले क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था?
तो किसे भेजा था? सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस या जॉब चरनाक? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, हॉकिंस होगा, है ना। हॉकिंस को किसने भेजा था? तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे उस समय, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में हॉकिंस भारत आए थे। एक्चुअली बात क्या थी कि जेम्स प्रथम जो है सम्राट, वो हॉकिंस को भेजते हैं अकबर से मिलने के लिए, है ना। अकबर से मिलने के लिए वो उन्हें भेजते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि 1608 ईस्वी में वो सूरत पहुंचता है ना। सूरत पहुंचता है कौन? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तब तक क्या होती है आपको अच्छे से पता है कि 1605 ईस्वी में अकबर की डेथ हो गई होती है, और राजा कौन बन जाता है, सम्राट कौन बन जाता है? जहांगीर बन जाता है ना। तो वो क्या करते हैं, 1608 में सूरत आते हैं, और आगरा वो कब आते हैं जहांगीर से मिलने के लिए? 1609 ईस्वी में वो आगरा आते हैं। 1609 ईस्वी में जहांगीर से इनकी मुलाकात होती है, और जब वो उनसे मिलते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो उनसे इंग्लिश में बात नहीं करते हैं। हॉकिंस उनसे प्योर फारसी में बात करते हैं, जो फारसी उस समय की मुगल दरबार की राजकीय भाषा थी। वो जहांगीर से फारसी भाषा में बात करते हैं। तो कहा जाता है कि जहांगीर उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि उनको इंग्लिश खान की उपाधि दे देते हैं। इंग्लिश खान, है ना, किसको? हॉकिंस को, ठीक है। अब बात करें हम थॉमस रो की, ये भी जहांगीर के ही शासनकाल में आए थे। कब आए थे? 1615 ईस्वी में आए थे, और ये भी आते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर जाते हैं। सूरत से अंग्रेजों का व्यापार के लिए ये जहांगीर को मना लेते हैं, और फरमान जारी करवाने पे उनको मतलब कि वो कहते हैं कि फरमान जारी कर दें, हमें सूरत से व्यापार करनी है, तो ये अपना अपनी राजामंदी दे देते हैं, ठीक है। और वास्को डिगामा की बात करें तो 1498 में ये आया था इंडिया, ठीक है। दूसरी बार कब आया था ये इंडिया? 1502 ईस्वी में आया था, ठीक है। और जब 1498 ईस्वी में आया था तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, जो उस समय कालीकट का राजा था, है ना। और जाते जाते जमोरिन को एक अरबी जहाज पकड़ के उसको गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो खुद किस जहाज से जाते हैं? तो इनके जहाज का नाम था हेक्टर। वास्को डिगामा जब वापस जाता है तो हेक्टर नाम का जहाज से जाता है, और पुनः आता है 1502 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में क्या होता है फ्रेंड्स? 1503 ईस्वी में कोच्चि में पहली फैक्ट्री बनवाते और लगाते हैं, पहली फैक्ट्री, है ना, लगाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया सिजदा प्रथा बंद कर दिया था? क्या वो अकबर था, क्या वो जहांगीर था, क्या वो शाहजहां था, या औरंगजेब था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? आप वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, शाहजहां, है ना। शाहजहां ने सिजदा प्रथा को बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे सिजदा प्रथा क्या है? सिजदा क्या है? तो ये अभिवादन करने का तरीका था सिजदा, जिसमें सम्राट को, सुल्तान को झुक के प्रणाम करना होता था ना, झुक कर प्रणाम करना होता था, ठीक है। और इसके जगह पे, सिजदा के जगह पे ये नया कुछ लाते हैं, उनका नाम था चहार ए तस्लीम। ये क्या था चहार ए तस्लीम? तो ये भी अभिवादन करने का ही एक तरीका था। इसमें 4 बार अभिवादन करना होता था, है ना, 4 बार अभिवादन करना होता था, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा शाहजहां की धार्मिक नीति के बारे में बात करते हैं। हम लोग हमेशा पढ़े अकबर की धार्मिक नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति। यहाँ पे थोड़ा सा शाहजहां की धार्मिक नीति पे प्रकाश डालना जरूरी है, हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चन बने। शाहजहां ने बनारस और इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था, कर को समाप्त कर दिया था।
कहाँ कहाँ से? बनारस से और इलाहाबाद से। किसके कहने पे? तो कविंद्राचार्य के कहने पे। कविंद्राचार्य। कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था इस क्वेश्चन पे, तो आज आपका रिवीजन हो गया। कल आपने देखा होगा तो आज आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अकबर ने जो हिजरी संवत के स्थान पे इलाही संवत लाया था, तो यहाँ पे ये इलाही संवत की जगह पे हिजरी संवत की शुरुआत करता है। हिजरी संवत की शुरुआत करता है कौन? ये बात हो रही है सारा शाहजहां की। और शाहजहां के टाइम के जो दरबारी इतिहासकार थे, कौन थे? दरबारी इतिहासकार कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी, है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था? यहूदी पूछ रहा है ना? क्या वो लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रीडिंग था या लॉर्ड इरविन था? क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड रीडिंग होगा, है ना? ठीक है, बात करें हम लॉर्ड रीडिंग की, तो यहाँ पे इनका समय है 1921 से 26 ईस्वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1921 से 26 तक, कहने का मतलब है कि लॉर्ड रीडिंग के टाइम में भारत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, है ना? तो सबसे पहले 1921 ईस्वी में क्या हुआ? मोपला विद्रोह हो गया। मोपला विद्रोह हो गया। कहां पे? केरल के मालाबार तट में। केरल के मालाबार में। ठीक है, फिर 1921 ईस्वी में ही एम एन जोशी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना घट गया। चौरी चौरा कांड हो गया। कहां पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इसके तहत गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि इन्हीं के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में, प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, है ना? भारत के दौरे पे आए थे। और कुछ हुआ था इनके लॉर्ड रीडिंग के टाइम में? हाँ बिल्कुल हुआ था। 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कौन करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। चितरंजन दास दोनों मिलकर के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और एक बहुत ही फेमस चीज रह गया, 1925 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद जो थे, स्वामी श्रद्धानंद, है ना, उनकी हत्या हो जाती है 1925 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन से मिल गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन, गया अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है कि ये अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था। ठीक है, क्या वो गया अधिवेशन था, क्या वो अमृतसर अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन था या बेलगांव अधिवेशन था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, बेलगांव अधिवेशन होगा। कभी कभी अधिवेशन का नंबरिंग भी पूछा जाता है,
तो बेलगांव अधिवेशन 40वां अधिवेशन था, है ना, 40वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। ठीक है। अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। ठीक है, ये था 35वां अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है। कानपुर अधिवेशन की हम बात करें तो 1925 ईस्वी में हुआ था। 41वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन था इसमें? सरोजनी नायडू। ठीक है। एक रह गया हमारा गया अधिवेशन, है ना। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था और ये कौन सा अधिवेशन था? 38 नंबर का अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और ये चित्तरंजन दास अधिवेशन की अध्यक्षता कहां से कर रहे थे? तो जेल में रह करके कर रहे थे, उस समय वो जेल में थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? जब उन्होंने वो मिंटो से मिलते हैं तो शिमला में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, संयुक्त निर्वाचन वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो पहले ही कट गया। मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। सन 1906 ईस्वी में क्या हुआ? 1906 ईस्वी में आगा खान के नेतृत्व में ठीक है, मिंटो से शिमला में एक मुसलमानों का शिष्टमंडल मिलता है उनसे, और ये कहा जाता है, उनसे प्रार्थना किया जाता है या फिर बात की जाती है कि मुसलमानों के लिए भी पृथक निर्वाचन वर्ग दीजिए। और जब लॉर्ड मिंटो से उनको आश्वासन मिल जाता है कि ठीक है, हम आपके लिए जरूर काम करेंगे और आपने हमसे ये रिक्वेस्ट की है तो हम लोग भी आपकी बात जरूर सुनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम थे, पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम थे वो बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं, विभाजन का समर्थन करते हैं, है ना। और 1906 ईस्वी में ही 30 दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे होगा, यदि मुसलमान, ठीक है, यदि मुसलमान खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसका स्टेटमेंट है? क्या ये लॉर्ड लिटन का है, हर्बर्ट रिस्ले का है, डब्ल्यू हंटर का है या एच ब्रेसफोर्ड का है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर। अगला क्वेश्चन, पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माय लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन है? के पी एस गिल, किरण बेदी, जूलियस रिबेरो या अश्विनी कुमार? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, यहाँ बी यहाँ सी। ठीक है, जूलियस रिबेरो, है ना। जूलियस रिबेरो ने पुस्तक लिखी थी बुलेट फॉर बुलेट माय लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है। किरण बेदी ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, द फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस। ये हाल ही की पुस्तक है, 2021 की पुस्तक है, जब वो पांडिचेरी की राज्यपाल थी, उपराज्यपाल, है ना। निम्न में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंडा राय, जय सिंह सिद्धराज, कुमार पाल या महिपाल देव? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज जो है
गुजरात के चालुक्य शासक थे, है ना, चालुक्य शासक थे कौन? जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। और कहा जाता है इनके बारे में कि बहुत ही धार्मिक, सहिष्णु थे, हर धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इसीलिए एक मुस्लिम लेखक है ऑफी, है ना, क्या नाम है इनका मुस्लिम लेखक का? ऑफी, ठीक है। इन्होंने कहा है कि खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए इसने 1 लाख रुपया दिया था। 1 लाख रुपया दान में दिया था, है ना, किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुमनीदेही अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, है ना, ठीक है। खारवेल जो है कलिंग के राजा थे। कलिंग के राजा थे, किस वंश के थे ये चेदी वंश के राजा थे, है ना, ठीक है। और कहा जाता है कि नंद राजा जो महापद्मानंद थे, महापद्मानंद थे, उन्होंने कलिंग विजय की थी और वहां पे इन्होंने जो जिनसेन की जो मूर्ति थी, जिनसेन की जो प्रतिमा थी वो ले आए थे, वहां से लेकर के, छीन करके मतलब, और वहां पे कलिंग में नहर भी खुदवाया था, नहर भी खुदवाया था, नहर का निर्माण करवाया था, है ना। किसने करवाया था? नंद राजा महापद्मानंद, है ना। तो ये जानकारी मिलती है कहां से? खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहीं से ये जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए होगा किष्किंधा कांड, ठीक है। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ठीक है। इसमें टोटल कांडों की संख्या है 7, जिसमें से चौथा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। इसी में भगवान राम और भगवान हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। वैसे सबसे फेमस 7 कांडों में है सुंदर कांड, है ना। और रामायण भी तुलसीदास ने भी लिखी थी। तुलसीदास किस भाषा में? अवधी भाषा में। और किस नाम से? तो रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन है आपके 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपांग या 14 उप पूर्व। तो सही आंसर होगा 14 पूर्व होगा, है ना। अगला क्वेश्चन, बुध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, वसुमित्र, कौशल या सुभद्य। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, सुभद्य होगा, है ना। महात्मा बुद्ध जो है अपने अंतिम समय में वो कुशीनगर चले गए थे, है ना। कहाँ चले गए थे? कुशीनगर। और आपको पता होगा कि कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की डेथ भी हुई है ना। और अंतिम उपदेश जो दिया था इन्होंने सुभद्य को ही दिया था, सुभद्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? पूछ रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति में जो मोहर पाए गए थे, टेराकोटा जो मिले हैं, उसमें क्या चीज का जो चित्र है वो अंकित उसमें नहीं था? क्या वो गाय का नहीं था, हाथी का नहीं था, गैंडा का नहीं था या बाघ का नहीं था? तो बखूबी आपको आंसर पता होगा। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, गाय का नहीं था, है ना। बाकी हाथी का अंकन है, गैंडा का है, बाघ का है, इसके अलावा हरिण का है, भेड़ का है ना,
ठीक है, भैंस का भी है लेकिन गाय का नहीं है। लेकिन हाल ही में जो खुदाई हुई है वहां से एक पोर्ट मिला है, एक घड़ा टाइप से मिला है, वहां उसमें जो है क्रीम लगा हुआ है ना, क्रीम लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो घी है ना। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गाय उस समय थी, तभी तो उस पोर्ट में घी के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये पूरी तरह से प्रमाणिक अभी नहीं है, इसलिए अभी भी वो कहना कंफर्म कहना मुश्किल है। ठीक है, और 2021 में खुदाई हुई है धौलावीरा की फिर से, तो वहां से एक स्टेडियम मिला है। क्या मिला है वहां से? स्टेडियम मिला है। कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा अभी कहाँ है? वर्तमान अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में। ठीक है, किस नदी के किनारे? ये है, सॉरी ये अहमदाबाद में नहीं है, ये कच्छ जिला में है ना, लूनी नदी के किनारे है धौलावीरा, और ये अहमदाबाद में नहीं है, ये है कच्छ जिला में है ना। लोथल जो है वो अहमदाबाद में है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग धान में का धान में त्रिगुणीय, यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है, त्रिगुणीय विभाजन किया था। किसने किया था? ये किया था ऑप्शन बी, थॉमसन। बस इसका आप नाम ही याद रख लीजिए है ना, कि उसमें जो कोपेनहेगन का जो संग्रहालय है वहां से त्रियुगीन मतलब 3 युगों का जो मिला था ना साक्ष्य, पाषाण काल का भी, कांस्य युग का भी और लौह युग का भी जो है वो विभाजन किसने किया था? वो थॉमसन ने किया था। बस इसमें आप केवल नाम ही याद रख लीजिए, काफी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 नंबर, चलिए, हा के शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था या फिरोज तुगलक था? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन डी होगा, फिरोज तुगलक होगा, है ना। सिंचाई सबसे ज्यादा नहरों का जो निर्माण किया था वो फिरोज तुगलक ने ही किया था। किसने किया था? फिरोज तुगलक के ही टाइम में सबसे ज्यादा नहरों का विकास हुआ था, सबसे ज्यादा नहर बनाए गए थे फिरोज तुगलक के टाइम में। ठीक है, और जो भी किसान इनका जो नहर से पानी लेते थे सिंचाई के लिए, वो उनको अपनी उपज का 1/10 भाग सुल्तान को देना पड़ता था। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नहरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया था, नहर निर्माण करने का शुरुआत किया था, तो कौन हो जाएगा आंसर? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले नहरों का निर्माण इन्होंने शुरू किया, लेकिन फिरोज तुगलक के टाइम में सबसे ज्यादा नहर बनाए गए। ठीक है, बाकी हम थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर लें, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो इन्होंने एक विभाग बनाया था दीवाने मुस्तगराज। मुस्तगराज है ना, ये कौन सा विभाग था? राजस्व विभाग था। ये आपको मिलान करने में भी दे देगा और भी तरह के दे करके, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक यही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक। जो हम आज भी देख सकते हैं कि वो लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही तो इसके तहत दिया जाता है ना। तो आज भी जिंदा है, लेकिन इसका प्रणेता कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? तुर्की, उर्दू, फारसी, अरबी? क्या थी मुगलों की अदालत की भाषा? फारसी थी।
है ना। और आपको पता होगा कि फारसी भाषा में ही जब हॉकिंस आया था, हॉकिंस जब भारत आया था, आगरा आया था एक्चुअली मिलने के लिए जब जहांगीर से, तो उसने इंग्लिश में बात नहीं करी, उनसे किस भाषा में बात करी, फारसी में, ठीक है। और उसे इंग्लिश खान की भी उपाधि दी जाती है, इंग्लिश खान, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, हैजी अब्दुल रहीम खाने खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी होगा अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी गई थी 1584 ईस्वी में। किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ठीक है। और अब्दुल रहीम खाने खाना जो है, इनको मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये मुल्तान के गवर्नर थे। और किसके बेटे थे? तो ये बैरम खान के बेटे थे, है ना, जो अकबर का कभी संरक्षक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का या सूर सागर का? सही आंसर इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन ए होगा पंचतंत्र का। ये है अनवर ए सुहेली अनुवाद है। अलग अलग शासकों के टाइम में पंचतंत्र का अनुवाद हुआ अलग अलग नाम से। जैसे अकबर के टाइम में अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था, अबुल फजल ने अनुवाद किया था किस नाम से? ये था आयर ए दानिश, आयर ए दानिश के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही हटके लगे होंगे, है ना। आपको कोई सुझाव देना है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।